हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी, तो एक बार कंफर्म कर देंगे। हिंदी करंट अफेयर्स कहाँ पे हैं? बस थोड़ा सा रुक जाओ, उसी पे ही काम चल रहा है। आज आपको पक्का मिल जाएंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग रिया, बाबू, राम, विशाल। काफ़ी दिनों बाद यार आज लाइव क्लास ले रहा हूँ मैं परमार एसएससी चैनल पे, है ना। काफ़ी टाइम हो गया, रिकॉर्डेड ही अभी तक तो जाती रही हैं। चलो भाई, तो स्टार्ट करें फिर। एंड क्या हो रहने वाला, बिकॉज आज ये हमारा पहला सेशन है, तो मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि किस तरह से हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि आप जो सीरीज़ कर रहे हैं फारबी सीरीज़ या अपने बैच से किया है, तो वैसे ही आपको करते रहना, प्लस इसके साथ सप्लीमेंट करना, जहाँ पर मैं सारे आपको जीके के जो IB SIO में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको करवाने वाला हूँ। यानी हमारी अलग से PYQ सीरीज़ चलेगी, उसको बस आपको इससे और सप्लीमेंट कर लेना है, और कुछ नहीं करना है आपको इसके अलावा, ठीक है। तो ये जो PYQ सीरीज़ है, इसमें टोटल 10 लेक्चर्स होंगे, यानी कि 10 लेक्चर्स होंगे। और ये 10 लेक्चर्स के थ्रू हम जितने भी PYQs पूछे गए हैं, चाहे इस बार या उससे पिछली बार, वो सारे कवर करने वाले हैं। जैसे कि आज जो मैंने लिया है, कंप्लीट सेट उठाया है, जो अभी सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2024 में, उसका एक कंप्लीट सेट लिया है और उसको हम करने वाले हैं। जो 20 क्वेश्चंस का सेट है उसको, वैसे तो मैंने एक सेट करवाया था जहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था किस तरह से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन खैर उसको भी हम करेंगे। और जितने 8 सेट हुए थे आपके टोटल, तो 8 वो हो गए, और जो पुराने हैं वो, ठीक है, वो सारे हम करेंगे सेट वाइज, ठीक है। PYQ सीरीज़ में 10 की जगह 15 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, मैं लूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी वॉइस नॉट क्लियर, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है क्या? 8 सेट हुए थे आपके टोटल, तो 8 वो हो गए, सही तो है, ठीक है। आपका दहेज वाला ट्रैक्टर कैसा चल रहा है? अरे वही ट्रैक्टर चलाने आज जा रहे हैं गाँव, ठीक है। तभी आज बस तुम्हारी क्लास लेकर गाँव ही निकल रहे हैं ट्रैक्टर चलाने, सही बता रहे हैं, ठीक है। अभी तुम्हें गाँव के दृश्य दिखाएंगे जब गाँव पहुँचेंगे अभी थोड़ी देर में, तो गाँव के दृश्य तुम्हें दिखाएंगे अभी, ओके। हाँ, काफ़ी दिनों बाद लाइव है, तो यही चीज़ है कि, और एक चीज़ आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग, क्योंकि देखो आप में से काफ़ी लोग CGL को टारगेट कर रखे होंगे, भी CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो 13 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है। और इसका आप मान के चलो लगभग 15 सितंबर तक एग्ज़ाम, लगभग अगर मैं बात करूँ अभी प्रोजेक्ट करें अगर IB SIO का एग्ज़ाम, तो वो आप लोग बता दीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लेक्चर क्या रहना चाहिए। मतलब अभी आपको करने हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जब CGL का हमारा एग्ज़ाम ओवर हो जाए उसके बाद हम इसको स्ट्रेच कर दें, हफ्ते में 2-3 क्लास इस तरह से करके कर दें, या फिर अभी हम रेगुलर बेसिस कि जो जैसा आपको चाहिए हो कमेंट में आप बता दीजिएगा, ठीक है। अभी हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द लेक्चर नंबर 1, ठीक है। चलो, और बाकी मैंने आपको बताया था करंट अफेयर का शॉर्ट भी इसके रिगार्डिंग मिलेगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी PTS जो है, दैट इज़ टेस्ट सीरीज़, अगर वो आपको चाहिए अलग से PTS, तो वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। PTS का भी इंतज़ाम फिर आपके लिए करवाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। अब क्योंकि आप में से कोई बिगिनर तो है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था बिगिनर हो तो IB की तैयारी भी मत करना, जो पहले से प्रिपरेशन फेज़ में हैं मैं उन्हीं को सिर्फ एडवाइस कर रहा हूँ कि भाई आपको ही सिर्फ IB का फॉर्म भरना है और आपको प्रिपरेशन करनी है अलग से। वैसे अलग से ज़्यादा कुछ करना का तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं फिर से बता दूँ, मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, इतना सब कुछ करवा दिया कि अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और जो ये रोना मच रखा है कि UPSC का लेवल है, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, UPSC का क्यों, ये MIT का जो पेपर होता है उसके लेवल का, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप ये 20 क्वेश्चन है, मैंने खुद से तो बनाया नहीं, एक एक क्वेश्चन पूरा सेट उठाया मैंने। आप आखिर में मुझे बताएंगे आपने 20 में कितना स्कोर किया, ठीक है। आप आखिर में मुझे बताइएगा। पहला सवाल ये रहा, और कोई भी जब सवाल है, जैसे पहला सवाल है नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान, हाँ UPSC वाला, बस तो UPSC वाला। अरे भाई, मैं बस एक ही हिंट दूंगा कि निट्टो लगा दो इसमें, अगर तुमने निट्टो पढ़ा है तो लगा दो इसमें। द नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान आइडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर रिलेटेड बेसिक इशूज़ कन्फ्रंटिंग फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना में ने भारत में वानिकी विकास के समक्ष निम्नलिखित में से किन पर परस्पर संबंधित बुनियादी मुद्दों की पहचान की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं।
protect existing forest resources, improve forest productivity, expand forest area by tree plantation on non-forest land only, strengthen the policy and institutional framework. अब नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान के बारे में बात कर रहा है कि क्या उसके बेसिक इश्यूज़ हैं, किन मुद्दों की पहचान की है. सिंपल यार, देखो, एक्सपैंड फॉरेस्ट एरिया को एक्सपैंड करना है ट्री प्लांटेशन से, ठीक है, लेकिन ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड ओनली. यही तो निट्टी में हम सीखते हैं कि जहाँ ओनली ऑल ऑलवेज दिखे तो वहाँ गलत नहीं मार देना है, उसको थोड़ा सतर्क हो जाना है और उस पर फिर अपना लॉजिक लगाना है. कैसा लॉजिक? कि ट्री प्लांटेशन करना है, उससे एक्सपैंड करना है फॉरेस्ट एरिया को, लेकिन जो नॉन फॉरेस्ट लैंड एरिया वहीं पे. और अगर थोड़ा सा भी ट्री प्लांटेशन फॉरेस्ट लैंड में कर दिया तो ये एक्सट्रीम्स, ये कीवर्ड इस पूरे स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना रहा है कि सिर्फ नॉन फॉरेस्ट लैंड में, यानी फॉरेस्ट लैंड में अगर एक दो भी ट्री लगा दिए तो ये तो स्टेटमेंट गलत ही हो जाना है फिर तो, और ये गलत है भी. और सिर्फ आपको 3 को एलिमिनेट करना है और कुछ नहीं करना है, अपने आप आंसर आ गया. ठीक है, पहले खुद से करना, मैं फिर से बता दूं, पहले आपको खुद से करना है, देन देखना है कि क्या आंसर है. ये वाला क्वेश्चन करो भी, ये वाला क्वेश्चन करो जो सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 की बात कर रहा है. प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर यूनियन एंड फॉर यूज ऑफ पार्लियामेंट 1. अब यहाँ से हम थोड़ा बहुत अगर रिलेट करना चाहें तो यहाँ पर जो हमारी नेशनल या फिर जो हमारी एक सेकेंड, जो हमारी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है, IFSR रिपोर्ट, ठीक है, जो 2023 की आई है, जो सबसे लेटेस्ट आई है, उसको हम रिकॉल कर सकते हैं. सबसे पहली बात तो ये है, एक बाईइनियल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आती है. सबसे पहली बार 1987 में आई थी. इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर कहाँ पर है, परसेंटेज फॉरेस्ट ऑफ कवर कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पर है और सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ पर है, बताओ. सेक्शन, अच्छा, इसका आंसर आप बता रहे हो, ओके, ठीक है. चलो पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ ताकि उसके बाद ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हम देखते हैं. तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ठीक, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस शैल बी यूज्ड फॉर रेजोल्यूशंस जनरल. अब ये 1963 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 3 की बात कर रहा है. नो डाउट इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है. इसको मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल UPSC के लेवल का है. Both Hindi and English languages shall be used for resolutions, general orders, rules, notification, administrative or other reports or press communiques issued or made by the central government or by a ministry. सही है. अब आपको लगा सही है, बड़ी आसानी से सर आपने बोल दिया सही है. बिल्कुल मैंने आसानी से बोल दिया है, लेकिन उतनी आसानी से होता नहीं है. लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एंड अगेन सिर्फ एक क्वेश्चन को देख के आप पूरे पेपर को जज नहीं कर सकते हैं, 20 क्वेश्चंस को आप पूरा करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे कि भाई इसका एक्चुअल लेवल क्या है. ठीक है, सिर्फ शुरू के 2-3 क्वेश्चन देख के नहीं. और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख भी हमें लेनी चाहिए, और वो सीख ये है कि आप जब पेपर सॉल्व करते हो, 1-2 एकदम से टफ क्वेश्चन आ जाए तो रैंडम कोई भी क्वेश्चन खोल लो, रैंडम 8वां 12वां 20वां कुछ भी पीछे से स्टार्ट कर दो, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. अब ऐसे क्वेश्चन मान लो एकदम से सामने पड़ जाएँ, ठीक है, शुरू के 2-3 क्वेश्चन है, तो फिर आपका ऐसे ही मोरल डाउन हो जाएगा. आप अपने आप ही जो है ये कंसिडर करने लगो कि ये तो पेपर हमसे बनेगा ही नहीं. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है. अगर मैं बोल रहा हूँ अटेम्प्ट करना, तो फिर कैसे करेंगे? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नॉट या फिर इस तरह का हमें देखने को नहीं मिल रहा है. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल पेपर्स लेड बिफोर अ हाउस और द हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल बी in both Hindi and English languages. Contracts and agreements executed and license permits, notices and forms of tender issued by on or behalf of the central government or any ministry shall be both in Hindi English language. तीनों ही सही यहाँ पे on 1 2 3. No doubt it is a very difficult question. ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ी सॉरी हिंदी में आपका क्वेश्चन है. यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कौन सा पार्ट है? तो पार्ट नंबर 17 है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है. ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 343 343 टू 351 तक जाता है, जिसमें आर्टिकल 343 बहुत इंपॉर्टेंट है, विच टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. जो संघ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, उससे डील करता है. जो क्या बात करता है आर्टिकल 343? आर्टिकल 343 ये बोलता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. देवनागरी
स्क्रिप्ट, ये बोलता है आपका आर्टिकल नंबर 343। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज भी कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन सिर्फ 15 साल तक। लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू है बिकॉज फर्दर इसमें अमेंडमेंट कर करके इसको एक्सटेंड किया जाता रहा है। ठीक है, यानी इंग्लिश सिर्फ 15 साल तक चलनी थी जैसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ था, लेकिन आज तक वो कंटिन्यू है अभी तक भी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये ध्यान रखना, ये 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो 2023 में आई थी। ठीक है, ये 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट है। इसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो क्या चीज़ वो भी अभी देखेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से अगर देखें एरिया के टर्म्स में मध्य प्रदेश सबसे टॉप पे, देन अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे, एंड तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। ठीक है, ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। वहीं परसेंटेज के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप, बट लक्षद्वीप एक यूटी है, स्टेट नहीं। लेकिन अगर स्टेट पूछ लेगा तो मिज़ोरम होगा। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के बहुत हाई चांसेस है कि आपसे ये पूछा जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं, तो ये टॉप 3 और ये टॉप 3 आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? देन अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ, सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ, किस स्टेट में हुआ, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ ध्यान रखना है कि आपका ये जो क्या बोलते हैं तेलंगाना में हुआ आपका। ठीक है, कौन है भाई ये स्पैम कर रहा है? भाई हिंदी करंट अफेयर मिल जाएंगे, रोहित दुबे। ठीक है, प्लीज़ स्पैम मत करें। ठीक है, अभी एक सेकंड में देख ही लेता हूँ कहाँ तक स्टेटस क्या पहुँचा अभी। बस आप ये मान के चलो दोपहर लगभग 1-2 बजे तक हो जाएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट बस फाइनल रिव्यू बाकी है, 2 बजे तक, लगभग 1-2 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, अपलोड। चलो, तो एरिया देख लिया, परसेंटेज देख लिया, इंक्रीज़ में तेलंगाना तो आई थिंक चौथे पे आता है। एक सेकेंड, यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा आपका छत्तीसगढ़, और डिक्रीज़ में ध्यान रखना बगल वाला स्टेट है एमपी। अगर हाईएस्ट इंक्रीज़ की बात करेगा तो छत्तीसगढ़, और हाईएस्ट डिक्रीज़ की बात करेगा तो एमपी। इसमें सिर्फ एक ही पूछेगा, आपको मल्टीपल याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ही पूछेगा। ओके, एंड अच्छा मैनग्रूव पूछ ले, मैनग्रूव कवर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मैनग्रूव क्या होते हैं? जो कोस्टल फॉरेस्ट्स होते हैं, जो तट में आपके जो जंगल होते हैं उनको मैनग्रूव्स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा आपके वेस्ट बंगाल में है। ये जितनी भी अभी तक फॉरेस्ट रिपोर्ट आई सब में वेस्ट बंगाल ही टॉप पे रहता है। और अगर हम पूरा एरिया वाइज बात करें, पूरा जो इंडिया का एरिया उसका 0.15% है पूरा मैनग्रूव कवर। कमेंट में बताइए इंडिया में हाईएस्ट कवर किस फॉरेस्ट का है? हाईएस्ट कवर किन टाइप के फॉरेस्ट का है? तो ध्यान रखना ये ट्रॉपिकल डेसीडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है, उनका सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, जिनको कि हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पर बारिश कितनी होती है? बारिश 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अगर 70 से लेकर 150 होती है तो ड्राई डेसीडुअस बोलते हैं, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होता है तो उसको मॉइस्ट डेसीडुअस बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। धामेक स्तूपा के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है, ये आपसे पूछ रहा है, बताओ जल्दी से। Which of the following statement about धामेक स्तूपा is correct? सर लव यू हिंदी मीडियम से, बट फिर भी आपकी क्लास लेता हूँ। अच्छा चलो, तो धामेक स्तूपा इज़ द मोस्ट नोटिसेबल स्ट्रक्चर इन सारनाथ नियर वाराणसी। अभी मैंने टेलीग्राम पे ही डाला था, अगर आपने देखा हो, एकदम जो रियल पिक्चर है धामेक स्तूपा की, है ना। स्तूपा इज 28 meters in diameter and at the base and 43.6 meter in height, built but partly of stone and partly of brick। ठीक है, नो डाउट इसके डायमेंशंस एज सच हम याद नहीं रखते हैं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट स्टेटमेंट हो जाता है, बट ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 and 2। इसकी खासियत ये है, जो आपका ये एक्चुअल में उसकी ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इस तरह से मैंने ओरिजिनल पिक्चर डाली भी थी अभी टेलीग्राम पे 2-3 दिन पहले।
तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है ये। सिलेंड्रिकल शेप का मतलब ये है कि इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा इसके विड्थ से। जनरली स्तूपा में आपको विड्थ डायमीटर बहुत देखने को मिलेगा, हाइट कम देखने को मिलती है, लेकिन धामे क्या है, ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और विड्थ उतनी नहीं है। सिलेंड्रिकल है। सारनाथ वाराणसी, जहाँ पर बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दैट इज़ फर्स्ट सरमन दिया था। सारनाथ के आपको पता है जो डियर पार्क है वहाँ पे दिया था, है ना। और जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं धम्म चक्र, ठीक है, ये एच होगा, धम्म चक्र प्रवर्तन, दैट इज टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि हम व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और स्तूपा किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, तो जो स्तूपा होता है ये भगवान बुद्ध जी की डेथ, ठीक है, जो लॉर्ड बुद्धा की जो डेथ है उसको सिंबलाइज करता है जो आपका स्तूपा होता है। स्तूपा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जहाँ पे ये जो बड़ा अंडाकार जो शेप होता है इसको अंड बोलते हैं, जो हेमिस्फेरिकल डोम है, दिस इज़ अ डोम लाइक स्ट्रक्चर, हेमिस्फेरिकल डोम, अंड बोलते हैं इसको। इसके ऊपर ये है हर्मिका, देन इसके ऊपर है छत्र, छत्र में भी ये 3 देख पा रहे होगे, 1 2 3, ये 3 क्या है, ये एक है बुद्ध, एक है धम्मा और एक है संघ। इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं ये आप कमेंट में बताएंगे। देन ये है आपका प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ ध्यान रखना, और इसके नीचे ये है आपका मेधी प्रदक्षिण, और ये जो रेलिंग दिख रही है ये वेदिका, और ये जो गेट ये आपको दिख रहा है ये ऐसे 2 खंभों में इस तरह से जो दिख रहा है इसको तोराना बोलते हैं। तोराना इज अ गेटवे, मेधी, देन प्रदक्षिणा पथ, देन रेलिंग को वेदिका बोलते हैं, ये अंड, हर्मिका और छत्र। बुद्ध, धम्म और संघ को कलेक्टिवली त्रिरत्न के नाम से जानते हैं, ये तीनों त्रिरत्न हैं। और स्तूपा जो है भगवान बुद्ध जी की डेथ को सिंबलाइज करता है। ये स्तूपा कौन सा है जरा आप बताएंगे, ठीक है, हिंट देता हूँ मैं आपको, ये इंडिया का लार्जेस्ट स्तूपा है। बुद्ध जी की अगर बर्थ की बात करेंगे तो बर्थ को किससे सिंबलाइज किया जाता है, इनका जो हाउस रिनंसिएशन है, दैट इज़ इन्होंने जो ग्रह त्याग किया था उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रह त्याग को। और जो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई दैट इज़ निर्वाण, ठीक है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और डेथ को किससे रिप्रेजेंट किया था वो तो देख ही चुके हैं, लेकिन हुई कहाँ पे थी वो आपको बताना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, ये जो स्तूपा यहाँ पर दिख रहा है ये आपका केसरिया स्तूपा जो बिहार में देखने को मिलेगा आपको। वैसे तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूपा है बोरोबुडुर स्तूपा जो कि इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, लेकिन ये केसरिया जो भारत में सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। भगवान बुद्ध जी की अगर जन्म की बात करेंगे तो कब हुई थी, 563 BC में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। एंड हमें ध्यान रखना इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लोटस से। इनकी मम्मी का नाम क्या था, माया, और इनके पापा का नाम क्या था, शुद्धोधन, और इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और ये जो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, यही भगवान महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, ठीक। देन अगर बात करेंगे हाउस रिनंसिएशन जो उन्होंने 29 की एज में किया, इसको हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। और इसको हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। हॉर्स का जो इनके नाम था चन्ना, तो कहीं पर कंठक दिया रहता है, तो चन्ना और कंठक दोनों ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। निर्वाण जिसको एनलाइटनमेंट को निर्वाण बोला जाता है, जैसे कि महाभिनिष्क्रमण बोला जा रहा था हाउस रिनंसिएशन को, वैसे एनलाइटनमेंट को निर्वाण बोला जाता है। और इसको बोधि ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जो एक पीपल का पेड़ था उसके नीचे ही इनको एनलाइटनमेंट मिली, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसका नाम पड़ गया बोधि ट्री। और डेथ जो है स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो अभी देख ही चुके हैं, लेकिन इसको बोलते क्या हैं, इसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और ये कहाँ पर हुआ इनका, कुशीनारा, जो कुशीनगर है यूपी में, वहाँ पर। और जो बौद्ध गया है वहाँ पर, बौद्ध गया में क्या हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट हुई थी। क्लियर है यहाँ तक। और जो आप सांची स्तूपा देखोगे ना, सांची स्तूपा में दिखाया गया है कि किस तरह से इनकी जो मम्मी है माया जी, इन्होंने साल ट्री जो होता है, टीक, साल, नीम, शीशम, ये किन तरह के फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, डेसीडुअस फॉरेस्ट में। तो साल ट्री जो होता है उसको पकड़ के इन्होंने जो है इनको बर्थ दिया था, किसको, भगवान बुद्ध जी को, ठीक है, क्लियर। और ये एक शाक्य मुनि इनको बोला जाता है। शाक्य मुनि इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये शाक्य जो रिपब्लिक होता है, शाक्य गणराज्य होता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो शाक्य मुनि के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, अब आ जाता है हुमायूं, ठीक है।
तो वैसे अभी आपको ये क्या बात पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वहाँ पे सभी का सभी ठीक है, वहाँ पे क्या किया है, मुग़ल एम्पायर को डार्क हिस्ट्री के तौर पे, डार्क एरा के तौर पे वहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, व्हेन हुमायूं केम इनटू पावर इन 1530 द न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेशंस वर नॉट कंसोलिडेटेड। Okay, he also confronted the hostility of the Afghans, mainly Sher Khan in Bihar on the one hand and Bahadur Shah, the ruler of Gujarat, on the other. The Changtai nobles were in favor, inclined towards him, and the Indian nobles who had joined Babur's service supported the Mughals at the Humayun's accession. तो पहला स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है कि जब हुमायूं 1530 में सत्ता में आए तो नव विजित प्रदेश और प्रशासन एकीकृत नहीं थे। बिल्कुल बात सही, एकीकृत नहीं थे, उसको कंसोलिडेट करना पड़ा। उसे अफ़गानों, मुख्यतः बिहार के शेर खान और दूसरी ओर गुजरात के शासक बहादुर शाह से भी शत्रुता का सामना करना पड़ा। ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो चंगथाई नोबल्स हैं, चंगथाई नोबल्स कौन से हैं? जो चंगेज़ खान का जो बेटा है ना, उसका नाम था चंगथाई, तो उसी के नोबल्स। ठीक है, तो चंगेज़ खान ने सपोर्ट किया, उनके बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा 1 और 2 ओनली। और आप देख सकते हैं कि कहीं ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके 1, 2 और 3 इस तरह से हो। अच्छा, आपको याद हो अगर, तो बाबर ने खुद को, ठीक है, अभी रिसेंट में ही हमने मुग़ल एम्पायर पढ़ा है अपने FRB 2.0 सीरीज़ में, तो हमने पढ़ा है बाबर, जिसका ओरिजिनल नेम है क्या, ज़हीरुद्दीन बाबर। ठीक है, ज़हीरुद्दीन ध्यान रखना है। 12 साल की उम्र में ये फरगना के थ्रोन पे बैठता है। ठीक है, 1504 में 22 साल की उम्र में ये लाहौर बोल रहा हूँ, काबुल आता है, काबुल। देन 1526, 1527, 1528 और 1529 में बैक टू बैक 3 बैटल लड़ता है। यहाँ पर होता है पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पर वो इब्राहिम लोदी को हराता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराएगा यहाँ पे। देन 1527 में बात करेंगे, पानी पिया देन खाना खाया, तो बैटल ऑफ खानवा, जहाँ पे राणा सांगा को डिफीट करता है, राणा सांगा को। ठीक है, देन 28, राणा सांगा कौन थे? तो मेवाड़ के राजपूत रूलर थे, सिसोदिया राजपूत रूलर थे। 28 पानी पिया खाना खाया एंड देन चंदा लिया, तो बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी है ये, बैटल ऑफ चंदावर नहीं है। चंदावर 1194 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसको पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मेदिनी राय को हराया था। ठीक है, मेदिनी राय को। और 1529 में अफगान्स को हराया था, और इसको क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ घाघरा। पानी पिया खाना खाया और घर को चला गया। 1526, 27, 28, 29 इस तरह से इसको याद करते हैं। तो बाबर क्या बोलता था कि बाबर बोलता था कि क्या हो तुम, और फिर हुमायूं ने बोला कि तू कौन। ठीक है, तो बाबर बोलता था कि हम जो है फादर के साइड से तैमूर के डिसेंडेंट हैं और मदर के साइड से चंगेज़ खान के डिसेंडेंट हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। और उसी का ही बेटा था हुमायूं। ठीक है, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जहाँ इब्राहिम लोदी को हराया था, दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया था बाबर ने, तो कैसे ख़त्म किया था? उसने कुछ टैक्टिक्स का यूज़ किया था। जैसे कि सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गन पाउडर का मास लेवल पे यूज़ हुआ, किसी वॉर में, किसी बैटल में गन पाउडर का यूज़। देन इसने तुगलुमा फॉर्मेशन का यूज़ किया। तुगलुमा फॉर्मेशन क्या होता है? जहाँ पर आप, ये एनिमी है, ये आप हो, और आप क्या करते हो, इधर दोनों साइड से उसको घेर लेते हो। तो राइट साइड का जो तुगलुमा है वो हुमायूं लीड कर रहा था। तो हुमायूं क्योंकि सबसे बड़ा था, तो इसको अपना पावर को शेयर करना था, क्योंकि जहाँ से ये लोग आते थे ओरिजिनली, हुमायूं, बाबर, ये सब, तो वहाँ पर ये होता है कि अपने भाइयों के साथ अपनी सत्ता को क्या करना है? शेयर करना है। तो कामरान, हिंडल और अस्करी, ये 3 इसके और भाई थे। तो यानी पूरा जो एम्पायर है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ था, 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, जिसमें हुमायूं के हिस्से में ये दिल्ली वाला क्षेत्र है, ये आया था। देन करंट अफेयर PDF इन हिंदी मिल जाएगी भाई। और हिंडल जो है, कामरान जो है, इसको मिला था क्या? कांदाहार और काबुल का क्षेत्र। और ये जो गुजरात में है ना, ये जो शासक बहादुर शाह की शत्रुता, यहाँ पर अस्कर और हिंडल को छोड़ रखा था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसके भाइयों ने इसका आगे ज़्यादा कुछ साथ दिया नहीं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हुमायूं वर्सेस अफगान्स होता है। और हुमायूं के अगेंस्ट में अफगान जो खड़ा हुआ था उसका नाम था शेर शाह सूरी। ठीक है, इसके जो अगेंस्ट में खड़ा हुआ था शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी और इनके बीच में 2 बैटल होते हैं, टन टन टन। ठीक है, कौन सा बैटल होता है? तो पहला होता है बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, एंड दूसरा बैटल होता है बैटल ऑफ कन्नौज, या उसी को बिलीग्राम के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ चौसा या बैटल ऑफ कन्नौज बिलीग्राम। ये होता है 1539 में, 1539 में, और ये होता है 1540 में, 1540 में। ओके,
दोनों में ही जीत होती है शेर शाह सूरी की, दोनों में ही हार होती है हुमायूं की। हुमायूं को भागना पड़ता है यहाँ से और हुमायूं को शरण लेनी पड़ती है ईरान की जो सफ़ाविद डायनेस्टी है, वहाँ पर जाके इसको शरण लेनी पड़ती है। हुमायूं फिर से वापस लौटता है, 1540 में भाग तो जाता है, लेकिन 1540 से लेकर 1555 तक अफ़गानों का रूल रहता है। 1555 में ये फिर से आता है हुमायूं, और 1555 से 1556 सिर्फ 1 साल तक और रूल करता है। बाद में लाइब्रेरी की जो स्टेयर्स होती हैं उससे गिरने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है, और इसका जो टूम्ब है, दैट इज़ हुमायूं का टूम्ब, यानी कि जो मकबरा है, वो इसकी वाइफ बीगा बेगम या फिर हाजी बेगम ये बनवाती है। और जो इसकी ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज़ हुमायूं नामा, नॉट ऑटोबायोग्राफी, सॉरी, बायोग्राफी, हुमायूं नामा, ये कौन लिखता है? ये लिखती है इसकी बहन जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है हुमायूं के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए C 1 और 2 हो जाएगा। और हुमायूं ध्यान रखना, इसने एक दीन पनाह अपनी सेकंड कैपिटल के तौर पे इसको डेवलप किया, एक नई सिटी डेवलप करी अपनी सेकंड कैपिटल के तौर पे, जिसको बोलते हैं दीन पनाह। सब कुछ देख लिया हमने हुमायूं के रिगार्डिंग। अब अगला क्वेश्चन करो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ईयर करंट अफेयर का, इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। 6th पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर द लैंड बाउंड्री विद इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और ताजिकिस्तान। तो जो हमारी इंडिया की जो बाउंड्री है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। एक तो होता है जो होता है हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री, दैट इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री, और एक होता है हमारी कोस्टल बाउंड्री। तो जरा हम देखते हैं इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री के बारे में। तो इंटरनेशनल जो हमारा लैंड बॉर्डर है, ये टोटल अगर आप देखोगे तो 15,206 किलोमीटर का निकल के आएगा। ठीक है, इतना टोटल इसकी लेंथ निकलेगी। और इसमें जो कंट्रीज़ जो शेयर करते हैं बाउंड्री, तो उसको हम इस तरह से याद रखते हैं, बचपन में MBA। ठीक है, बचपन में MBA करके इसको हम याद करते हैं। जहाँ पे B से है क्या? बांग्लादेश, है ना, ये तो आई थिंक सबको रटा हुआ होगा। CH से है चाइना, P से है पाकिस्तान, N से है नेपाल, M से है म्यांमार, B से है भूटान और A से है अफ़गानिस्तान। तो इन 7 देशों के साथ एक तो हम अपनी लैंड बॉर्डर को शेयर करते हैं, साथ ही साथ सबसे लॉन्गेस्ट ये इसके साथ है बांग्लादेश के साथ, और सबसे शॉर्टेस्ट है अफ़गानिस्तान के साथ। आप देखिए अगर यहाँ पे, तो बांग्लादेश के साथ हम सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं 4096 किलोमीटर की। देन उसके बाद चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की। देन पाकिस्तान 3323, जिसको आप 3333 भी करके याद कर सकते हो, उतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, और आपको वहाँ पे पेपर में जब बैठोगे तो याद भी आ जाएगा कि हाँ यार मैंने 2 की जगह 3 किया था, है ना। देन बात अगर करेंगे बचपन, एन में है आपका ये नेपाल 1751, MBA म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा POK वाला क्षेत्र है, ये वाला पार्ट, ये बॉर्डर शेयर करता है। डायरेक्ट जो मेन लैंड है वो नहीं, मतलब मेन लैंड ये, लेकिन ठीक है, POK वाला क्षेत्र जो है शेयर करता है। अब यहाँ पर और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन बनता है कि भूटान के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, म्यांमार के साथ कौन कौन से हैं, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हैं, नेपाल के साथ कौन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूं म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ है अरुणामामी, ये अरु दैट इज अरुणाचल, ना नागालैंड, मा मणिपुर और मी मिजोरम, अरुणामामी। ठीक है, ये 4 स्टेट्स हमारे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं नॉर्थ से साउथ की ओर। बांग्लादेश को हम याद रखते हैं मैम टेक वाटर, तो M से हो जाएगा मेघालय, जो अगर आप देखो तो बांग्लादेश की ये गोद में इधर ये बैठा हुआ है। A से हो जाएगा आपका असम, जो बांग्लादेश को पहले ऊपर से ज्वाइन करता है, इधर से मैं दिखाता हूँ आपको, ये लो, जैसे यहाँ से ज्वाइन कर रहा है पहले तो, और उसके बाद यहाँ से भी ज्वाइन कर रहा है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये असम हो जाएगा। देन आपका कौन सा स्टेट होगा जो बांग्लादेश को ज्वाइन करता है? मिज़ोरम, मणिपुर नहीं है, ये मिज़ोरम है, क्योंकि मिज़ोरम यहाँ नीचे है तो ये नीचे से ज्वाइन कर लेता है। ये है त्रिपुरा, और बांग्लादेश के साथ जो सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है दैट इज़ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो मैम टेक वाटर हो गया। भूटान के साथ हम याद करते हैं बासा में जहाँ पे B से क्या है? बंगाल।
ठीक। ए से क्या है असम, ठीक है। एस से क्या है सिक्किम, और ए से क्या है अरुणाचल, ठीक है अरुणाचल। नेपाल की अगर बात करेंगे तो नेपाल के साथ जो हमारे स्टेट्स बाउंड्री बनाते हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम याद करते हैं सुब्बू से, ठीक है। सुब्बू में यहाँ पर आ जाता है सिक्किम, यूपी, बिहार, बंगाल और ये है उत्तराखंड, ठीक है। सुब्बू करके याद कर लेते हैं। तो ये नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश की तुम्हें पता होना चाहिए बिकॉज जनरली नहीं के पूछता है। चाइना, पाकिस्तान तो के तो सबको ही पता होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, कितनी लंबी हमारी बाउंड्री है। और ये ध्यान रखना है कि जो इंडो चाइना ये पूरा जो बॉर्डर है इसको हम 3 फ्रंटियर में डिवाइड करते हैं। एक तो 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। ये हो जाता है आपका वेस्टर्न सेक्टर, ये होता है आपका सेंट्रल सेक्टर और ये होता है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न में आपका अरुणाचल वाला पार्ट आता है, सेंट्रल में आपका सिक्किम वाला पार्ट आ जाएगा और वेस्टर्न सेक्टर में आपका ये जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड वाला क्षेत्र ये आ जाता है। तो 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं हम यहाँ पे। और यहीं पर ही गवर्नमेंट का जो है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, पहला वाला, ठीक है। यहाँ के जो गांव हैं उनको डेवलप करने के लिए। और अभी रिसेंट में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो 2 है वो लॉन्च हुआ है, वो स्कीम लॉन्च हुई है जो कि लॉन्च करी गई है रिसेंट में। और वो जो पहले लॉन्च हुई थी ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मतलब इसमें स्टेट को भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन ये जो 2 वाली है ये पक्का पूछेगा, जो सवाल बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है, पक्का पूछेगा। ये सेंट्रल सेक्टर है जहाँ पर पूरी फंडिंग आएगी बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये उन विलेजेस को डेवलप किया जाएगा जो VVP दैट इज़ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 1 के तहत कवर नहीं हो पाए थे, ठीक है, उनको। और यहाँ पर टोटल जो बजट का आउटले है वो 4800 करोड़ का है, ये भी ध्यान रखना है। तो उन बॉर्डर को डेवलप करना है जो VVP 1 में कवर नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। और इंडो चाइना के साथ आपको पता होना चाहिए मैकमोहन लाइन है जो इंडिया और चाइना के बीच में लाइन है। इंडो अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है, तो इंडिया अफगानिस्तान के बीच में। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। इंडो और पाक के बीच में कौन सी है आपकी रेडक्लिफ लाइन है। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश दोनों के बीच में रेडक्लिफ है और इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन दिखाना किसी UPSC वाले को, ठीक है, और इससे पूछना देखो भाई UPSC लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना। क्या ये दिल्ली पुलिस के लिए सही रहेगा सर, बता दीजिए। नहीं सही रहेगा लेकिन सफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये IBSAO के PYQs हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, जनरली मतलब ऑब्वियस बात है सभी के लिए यूज़फुल रहेगा जो भी है। लेकिन नहीं होगा तो चलो मेरा दिल्ली पुलिस के लिए एक अलग से वीडियो डालता हूँ, ठीक है, कल परसों में कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग की क्वेरीज आ रही हैं इसको लेके। चलो, तो नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब हमें पता है कि आर्टिकल नंबर जो 79 है, अनुच्छेद नंबर जो 79 है, ये बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की। ये किसकी बात करता है, कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की, जिसमें कि हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट है उसमें मैं आपको पिरामिड इस तरह से पढ़ाता हूँ। ये पिरामिड है जहाँ पर 3 कंपोनेंट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा की अगर बात करेंगे तो ये लोअर हाउस होता है, ठीक, ये हाउस ऑफ पीपल होता है और इसको फर्स्ट चैम्बर के नाम से जानते हैं, फर्स्ट चैम्बर। वहीं अगर बात करेंगे राज्यसभा की तो ये आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये आपका एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, परमानेंट हाउस है। एंड राज्यसभा के रिगार्डिंग आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये सेकंड चैम्बर है, ठीक है। जैसे लोकसभा फर्स्ट चैम्बर है तो ये सेकंड चैम्बर है। एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज नो बिल कैन बिकम एन एक्ट विदाउट हिज एसेंट। कोई भी बिल एक्ट यानी कोई भी जो अधिनियम नहीं बन सकता है, कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है राष्ट्रपति के बिना सहमति के। तो इसलिए ये तीनों पार्ट हैं, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट अ पार्ट। राज्यसभा के कॉम्पोजिशन की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 80 में इसका कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। वहीं लोकसभा के कॉम्पोजिशन की बात करेंगे आर्टिकल नंबर 81 में दिया हुआ है। वैसे तो ओरिजिनली इनके नाम हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही थे ओरिजिनली, बाकी इनके जो हिंदी नेम्स है वो 1954 में अडॉप्ट किए गए थे, जो इनके हिंदी नाम है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में डिस्कस कर लें। ये लोकसभा राज्यसभा के बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। चलो, थोड़ा सा जो बेसिक दिया हुआ है इनके कॉम्पोजिशन को डिस्कस कर लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीट्स हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, तो राज्यसभा मैक्सिमम सीट्स हो सकती हैं आपकी 250,
और लोकसभा में हो सकती हैं 550। यहाँ पर अगर बात करेंगे कि करंट में कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, तो हैं 245 यानी 5 वैकेंट हैं। यहाँ पर कितनी है 543 है, ठीक है, यहाँ पर कितनी है 543 है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, 12 नामित सदस्य होते हैं, ठीक है। बाई प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट किया जाता है। लिसास में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस में इन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। यानी कि जो 250 का कॉम्पोजिशन है इसमें यह है कि 238 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे यानी कि निर्वाचित होंगे, और जो 12 होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे यानी कि नामित होंगे। अब ये 12 को कौन नॉमिनेट कर रहा होगा, तो प्रेसिडेंट कर रहा होगा। ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे 9 नॉमिनेटेड मेंबर होते थे पहले, 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे पहले, ठीक है, 2 नामित सदस्य हुआ करते थे जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। लेकिन 104th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, उससे ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोविजन है, लोकसभा में 2 मेंबर्स को जो किया जाता था और गवर्नर करता था विधानसभा में 1 मेंबर को, वो प्रोविजन पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, इसका कोई टेन्योर नहीं होता है, नो टेन्योर, ठीक है, नो टेन्योर। बट मेंबर्स का टेन्योर होता है 6 साल का। मेंबर्स का मैक्सिमम टेन्योर होता है 6 ईयर्स का। बिकॉज इसमें होता ये है कि 1/3 मेंबर्स जो हैं हर 2 साल में रिटायर होते जाते हैं, ठीक है। 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। उस हिसाब से, उस लॉजिक से मेंबर्स का टर्म 6 साल का हुआ। सर नो टेन्योर क्यों है राज्यसभा का? क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। एक साथ पूरा हाउस डिसॉल्व नहीं होता है, एक साथ पूरा हाउस खत्म नहीं होता है। लेकिन लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन विच राज्यसभा इज नॉट। तो लोकसभा के अगर मैक्सिमम पीरियड की अगर बात करूंगा तो 5 साल है, उसके मेंबर का भी जो टाइम पीरियड है वो भी मैक्सिमम 5 साल है। मैक्सिमम 5 साल यानी कि मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका डिसोल्यूशन 13 दिन में भी हो सकता है, 13 महीने में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है डिसोल्यूशन। तो मिनिमम टेन्योर ऐसा कुछ नहीं, मैक्सिमम है 5 साल का, और ये एक्सटेंड हो सकता है 1 साल के लिए, यानी 6 साल हो सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी लगी है तो एक बारी में अप्रूवल लेके पार्लियामेंट से लोकसभा का टाइम पीरियड 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करेंगे विधान परिषद की, तो आर्टिकल नंबर 169 जो है इसके क्रिएशन या एबॉलिशन की बात करता है, यानी इसको क्रिएट या एबॉलिश करने की बात आर्टिकल नंबर 169 करता है। और इसका जो कॉम्पोजिशन है वो आर्टिकल नंबर 171 में लिखा हुआ है। अब इसके मैं ज़्यादा डीप में ट्वेल्व नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट एबॉलिश पार्लियामेंट करता है, सिंपल मेजोरिटी से करता है। और इसमें अगर बात करेंगे सिंपल मेजोरिटी से करते हैं तो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 6 स्टेट्स में हैं, कबूतम करके याद करते हैं। देन 171 में दिया हुआ है इसमें कॉम्पोजिशन कि 1/3 मेंबर इलेक्ट करता है लोकल बॉडीज़, 1/3 भेजता है लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/12 आते हैं टीचर इलेक्ट करते हैं, 1/12 ग्रेजुएट इलेक्ट करते हैं, बच गया 1/6 तो गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो अभी बस मैंने इसलिए इनको बोल दिया सो दैट जिसको पता है उसका रिवीजन हो जाए, और नहीं पता है तो फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अगला सवाल है, एंड दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द 7th सिख गुरु? निम्नलिखित में 7वें गुरु सिख गुरु कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। गुरु हरगोबिंद जी हैं, गुरु हरकिशन जी हैं, या फिर गुरु हरराय जी हैं, या फिर गुरु तेग बहादुर हैं। अब पता नहीं क्यों मुझे चुल मच रही है कि मैं तुम्हें लिखवा ही दूँ, आगे आए ना आए, कल हो ना हो, ठीक है, क्या भरोसा। तो इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखवा ही देते हैं, ठीक है, लिख ही लो तुम। नहीं आज तुम लिख ही लो आज तुम, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आर्टिकल नंबर 169 है एक, और आर्टिकल नंबर 171 है। बस ध्यान ये रखना कि जैसे राज्यसभा होता है अपर हाउस सेंटर में पार्लियामेंट का, ऐसे स्टेट में अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। बस इतना ध्यान रखना तुम। लेकिन ये हर स्टेट में नहीं है, ओनली 6 स्टेट्स, सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। और जिन राज्यों में है उनको बोल देते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दैट इज द्विसदनीय विधान मंडल। हाँ, दोनों वहाँ पर हैं। तो इसको हम याद करते हैं कबूतम से, ठीक है, कबूतम से याद करते हैं, जहाँ पर के से है कर्नाटक, ए से है आंध्रा, बी से है बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ठीक है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर होल्ड करते हैं ये, ठीक है, 6 राज्य। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इसको क्रिएट या एबॉलिश किया जा सकता है बाई पार्लियामेंट। जी हाँ, राज्य की जो विधान परिषद है उसको क्रिएट या एबॉलिश करने की पावर है पार्लियामेंट के पास, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से। यानी इसके लिए
कोई आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। 171 की बात करेंगे तो इट टॉक्स अबाउट द कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन अगर बात करेंगे 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, अब बच गया 1/6, ऐसे करके हमें याद रखना होता है। ठीक है, 1 13 13 12 112 112 16। ठीक है, अब यहाँ पर 13 जो है, जो राज्य की विधानसभा है वो इलेक्ट करके भेजेंगी। ये जो लोकल बॉडीज़ हैं जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी वगैरह वो इलेक्ट करके भेजेंगी। ठीक है, ये जो हैं ग्रेजुएट्स इलेक्ट करके भेजेंगे। ये जो है आपके इलेक्ट करके भेजेंगे कौन, टीचर्स, जो एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल के तो हों ही। और बच गए, ये हो गया 5/6, इनको जोड़ोगे 5/6, बच गया 1/6। इसको, ये इलेक्ट नहीं होते, ये सारे इलेक्ट होते हैं, ये सारे इलेक्टेड होते हैं। और ये होता है नॉमिनेटेड 1/6 बाई गवर्नर इन द फील्ड ऑफ लिसास प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, कोऑपरेटिव सोसाइटी। लिसास की फील्ड में प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, लेकिन इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। 7वें सिख गुरु कौन है, ये आपसे पूछ रहा है, 7th सिख गुरु। तो 7वें नंबर पे आएंगे आपके गुरु हरराय, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। गुरु हरराय साहिब की अगर बात करेंगे तो इनका जो टेन्योर रहा था एक तरह से टाइम पीरियड 1644 से लेके 1661 तक था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और क्या है इनके रिगार्डिंग ध्यान रखना गुरु हरराय साहिब जी के रिगार्डिंग, कि इन्होंने ही गेव शेल्टर टू दी दारा शिको। ये सब लिखा हुआ है फैट मैन में। ठीक है, उसको ले लो, पढ़ो उससे अच्छे से। ठीक है, दारा शिको जो कि एल्डेस्ट सन था किसका, शाहजहाँ का। ठीक है, और शाहजहाँ जिसको चाहता था कि यही थ्रोन पे बैठे, लेकिन हमें पता है कि औरंगजेब थ्रोन पे बैठा था क्योंकि उसने दारा शिको को बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ सामूगढ़ और बैटल ऑफ देवराई इनमें हरा दिया था 1658 में, और यहाँ पर खुद थ्रोन पे बैठ गया था। दारा शिको को मार भी दिया था उसने। ठीक है, गुरु हरगोबिंद साहिब जी की अगर बात करेंगे तो ये आपके 6वें सिख गुरु थे गुरु हरगोबिंद साहिब जी, और ये बेटे भी थे गुरु अर्जन देव के। ठीक है, और क्या याद रखना है इनके रिगार्डिंग, और तो ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, बस ये ध्यान रखना, ही स्टैब्लिश्ड अकाल तख्त, जहाँ पर रिलीजियस डिस्कशंस हो सकें, ठीक है, होते हैं, उसको इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। ठीक है, और कुछ हरकिशन जी की अगर बात करेंगे तो ये 8वें नंबर के 8 एज सच, इनके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना है ये औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे और बाकी इनकी स्मॉल पॉक्स से डेथ हो जाती है। गुरु तेग बहादुर की अगर बात करेंगे तो ये 9th थे, और सॉरी हाँ 9th थे आपके, 9th सिख गुरु थे। और बाकी इनकी जो हत्या है, ही वॉज किल्ड बाई औरंगजेब ने इनको मरवा डाला था। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम धर्म को नहीं अपना रहे थे और जबरन जो इस्लाम धर्म में कन्वर्जन हो रहा था उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे ये, तो इसलिए गुरु तेग बहादुर को मरवा डाला था औरंगजेब को। और किस सिख गुरु को जहांगीर ने मरवाया था, बता सकते हैं? किस सिख गुरु को जहांगीर ने मरवाया था? हाँ, कोई बताएगा? जहांगीर ने किसको मरवाया था? तो ये गुरु अर्जन देव जो 5वें सिख गुरु थे उनको मरवाया था। ठीक है, जहांगीर ने। क्यों? क्योंकि जहांगीर ने खुर्रम था शाहजहाँ, खुसरो अलग था, उसको शरण दे दी थी उन्होंने, तो इसलिए जहांगीर ने मरवा डाला था। ठीक है, क्योंकि ये अब जैसे कि अगर तुमने वो मूवी देखी हो छावा, देखा औरंगजेब का किस तरह से बेटा जाता है उनके मराठाओं के पास, उनसे शरण लेता है, तो ऐसे ही होता था। ठीक है, कि जो यहाँ के बागी होते थे, मुग़ल के जो बागी होते थे वो शरण लेते थे वहाँ जाके कि भाई, और वो शरण जिसने दे दी तो मुग़ल उनको मरवा देते थे, ऐसा होता था। सब पागल थे सर। अच्छा सर, आपको बुक बाइलिंगुअल निकालनी चाहिए थी। अरे भैया बाइलिंगुअल ही तो है, फैट मैन लिटिल बॉय दोनों बाइलिंगुअल है, क्या बाइलिंगुअल नहीं है? सारा कुछ बाइलिंगुअल है। क्वेश्चन बाइलिंगुअल। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज वाज वेरी नैरो एंड लार्जली कन्फाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्वतंत्रता के समय उद्योगों की विविधता बहुत सीमित थी, और मुख्यतः निम्नलिखित में से किस तक सीमित थी? तो ये कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट तक सीमित थी। ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 और 2। कॉटन की अगर बात करेंगे तो इसको सिल्वर फाइबर बोलते हैं, इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं। कॉटन से आप रिकॉल कर सकते हैं कि इसको सबसे बढ़िया जो ब्लैक सॉयल सूटेबल होती है, और इसको रिक्वायरमेंट होता है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़ की। और पहली कॉटन मिल जो स्टैब्लिश हुई थी वो कहाँ हुई थी? पहली कॉटन मिल 1800 कब हुई थी?
जल्दी लिखते रहो, और अब लिखते रहो और एंगेज करते रहो, कमेंट में बताते रहो, ठीक है। 1818 में हुई थी, जो तुम रिकॉल कर सकते हो वो भी तो बताते रहो जल्दी से। कहाँ पे? फोर्ट ग्लॉस्टर में, कैलकाटा में। चल नहीं पाई है, ठीक है, ये चल नहीं पाई। फिर क्या हुआ? फिर 1854 में, 1854 में बॉम्बे में स्टैब्लिश करी गई बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन। ये 1854 में करी गई। किसने किया इसको? इसको सीएन डावर करके हुए एक, ठीक है, उन्होंने किया इसको स्टैब्लिश। देन अगर पहली जूट मिल की अगर बात करूँगा, पहली जूट मिल 1855 में हुई है, 1855 में रिशरा में, रिशरा वेस्ट बंगाल में जो स्टैब्लिश हुई, जिसका नाम है एकलैंड मिल, ठीक है, एकलैंड मिल, ध्यान रखना है आपको। तो दोनों ही सही है यहाँ पे। और जूट के प्रोडक्शन में अगर बात करेंगे तो जूट के प्रोडक्शन में सबसे टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है? इसकी अगर एक्सपोर्ट में बात करेंगे सबसे टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है? तो प्रोडक्शन में तो इंडिया है, एक्सपोर्ट में लेकिन बांग्लादेश है, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। इन विच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंसर्टेड? किस पार्ट में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको इंसर्ट किया गया है, ये आपको बताना है। बताइए। हिंदी करंट अफेयर भाई हो रहे हैं। अनुज खरे, अनुज यादव, कितने सारे अनुज हैं भाई यहाँ पे। प्रियंका सही है, दीपान्विता परमिक बांग्लादेश, सबका सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मूलतः भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थी। देन हमें पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार जब थी तो उन्होंने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, और जब गठन किया तो इसने 8 ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया, 8 ड्यूटीज़ को, जिसमें से सिर्फ 5 ही ली गई और 5 गवर्नमेंट ने अपने आप से जोड़ी, ठीक है, 5 गवर्नमेंट ने अपने आप से जोड़ी। 3 जो नहीं इंक्लूड करी गई उसमें ये था कि टैक्स भरना एक ड्यूटी होना चाहिए, जो ड्यूटी नहीं निभाएगा, ठीक है, तो मतलब एक तरह से एनफोर्सिएबल होनी चाहिए, यानी कि कोर्ट में उसको घसीटा जा सकता है, टैक्स भरना ड्यूटी होना चाहिए, एनफोर्सेबल। और तीसरी क्या है, कोई बताएगा, जो इंक्लूड नहीं करी गई थी? तो ये 5 इनसे ली गई, इन्होंने 8 रिकमेंड करी थी और 5 गवर्नमेंट ने खुद से ली, और टोटल 10 ड्यूटीज़ को जोड़ा गया पार्ट 4A में, ठीक है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, बिकॉज इसमें क्या, जरा बताओ। पार्ट 4A में 10 ड्यूटीज़ को जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 51A अनुच्छेद नंबर 51 का में जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर 2 ओनली 1। पार्ट 4 की अगर बात करेंगे तो ये DPSP दैट इज राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51। ओके, तो टोटल 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, लेकिन एट प्रेजेंट ध्यान हमें ये रखना है कि 11 ड्यूटीज़ हैं, और 11 ड्यूटीज़ कौन सी और 11वीं को किससे ऐड किया गया वो देखते हैं। तो पहला है, ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 51A में सब है, लेकिन सब क्लॉज A है, सब क्लॉज B है, सब क्लॉज C, इस तरह से। तो A से हमें याद करना होता है अबाइड बाई दी नेशनल फ्लैग एंड एंथम, A से एंथम भी याद कर सकते हो। B से बापू भगत सिंह की चेरिश द आइडिया ऑफ नोबल फ्रीडम स्ट्रगल। अब तुम्हें लग रहा होगा, अगर तुम एकदम न्यूबी हो, क्या बापू क्या भगत सिंह चल रहा है, तो छोड़ दो क्लास को, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, छोड़ दो क्लास को, क्योंकि फिर वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप एकदम बिगिनर है तो फिर ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ें आपको आनी चाहिए, और वही मैं एस्टिमेट करके चलूँगा कि थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए। भाई मैं इतनी बार बापू भगत सिंह कर चुका हूँ, इतना तो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो FRB देखो पहले जाके पॉलिटी की, तब देखना इसको, ठीक है। FRB 2.0 या फिर बैच जो भी है, पहले FRB से कर लो, फैटमैन से पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर करना, ठीक है। तो B से बापू या भगत सिंह, तो उनके जो आइडियल्स हैं उस पर हमें चलना है, तो टू चेरिश दी आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। C का मतलब होता है 3 मतलब सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी, टू अपहोल्ड दी सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। D सब क्लॉज D, पूरा सब क्लॉज वाइज याद होना चाहिए, डिफेंड द कंट्री एंड अंडर द नेशनल सर्विस एंड कॉल्ड अपॉन टू डू सो, तो D से डिफेंड। D के बाद क्या आएगा? ई में क्या है? ई 5 उंगलियां साथ रहनी चाहिए, यानी हार्मोनी होनी चाहिए। ई का मतलब 5 होता है ना, और ब्रदरहुड रखना है। और यहीं पर लिखा हुआ है टू रेनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी वो हरकतें छोड़नी है जो वुमेन की जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाएं,
तो ई से इक्वालिटी और इक्वालिटी से विमेन हम याद रखते हैं, ठीक है। ई के बाद आता है एफ, एफ से याद कर लो किला, किला क्या है हमारा, एक रिच हेरिटेज और कल्चर का पार्ट है, तो उसको रिच हेरिटेज और कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। देन आता है जी, जी से ग्रीनरी याद कर लो, तो हमें प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट मतलब ग्रीनरी। देन आता है एच, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, एंड एच से ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। आई, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि हमें वॉयलेंस छोड़ना है। जे, जडेजा, जडेजा हर फील्ड में एक्सीलेंट है, बैटिंग बॉलिंग देख रहे हो, अभी लॉर्ड्स में टेस्ट हुआ था, बंदा आखिरी तक डटा रहा, लगा रहा, वो तो आउट हो गया, विकेट जाते रहे दूसरे एंड से, नहीं तो बंदा पक्का जिता देता, ये तो बात है, ठीक है। वो तो सिराज भी, मतलब क्या, सिराज ने तो डिफेंस किया, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि बॉल पीछे ही आ गई, ठीक है। लेकिन ये तो बात है कि अगर बंदा टिका रहता, मतलब अगर उसका सपोर्ट में अगर कोई रहता है दूसरे एंड पे, तो जिता तो देता, ठीक है। एज कितनी है आप देख सकते हैं, कोहली, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन लोगों की एज का, जो कि रिटायर हो चुके हैं, बट ही स्टिल परफॉर्मिंग, अगर आप देखें तो, चाहे वो बॉलिंग से हो, चाहे फील्डिंग से हो, चाहे बैटिंग से हो, ठीक है। तो वैसा बनना है, यानी कि एक्सीलेंट हमें रहना है हर फील्ड में, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन। अब ये है 11th नंबर की ड्यूटी, ठीक है, जिसको कि ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से, 2002 का जो अमेंडमेंट है 86 में हुआ था, उससे ऐड किया गया था इस 11th नंबर की ड्यूटी को। यानी ये जो 10 हैं ड्यूटीज़, इनको तो 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 1976 में हुआ था, उससे जोड़ा गया था, लेकिन आखिरी वाली को बाद में जोड़ा गया एट द एंड 86th अमेंडमेंट से, ओके। 11th पे आते हैं, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैग इज और करेक्ट। पढ़िए और आंसर बताइए। ना करें जनाब, ना करें क्या क्या ना करें भाई, हिंदी। अब देख रहा हूँ इतनी बार, कम से कम 3-4 बार बता चुका हूँ, हिंदी वाली अपलोड हो रही है, रुक जाओ थोड़ा सा, लेकिन ना करें भाईजान, ना करें क्यों, चलो भाई। तो कर लिया। द ऑफिस ऑफ कैग हैड इट्स बिगिनिंग इन 1919, नो, इट हैड इट्स बिगिनिंग इन 1919 में तो नहीं था, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आज़ादी के बाद ही हुआ है, ठीक है, आज़ादी के बाद ही हुआ है, तो 1919 में तो नहीं हुआ है, ठीक है, ये बात तो तय। पहला गया, आखिरी गया, ठीक, क्लियर। और पहला और आखिरी गया, 2, 3, 4 और 2, 3, तो 3 तो सही हो गई, 3 तो अपने आप सही होगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उससे इस्टेब्लिश हुआ था 1858 में, ठीक है। 1858 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उससे इस्टेब्लिश हुआ था ये। 1858 से ही हुआ था, ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा और चौथा ऑप्शन गया, तीसरा अपने आप सही हो गया। स्टेटमेंट हमें चेक करना है, दूसरे और चौथे को देखते हैं कौन सा सही है, क्योंकि एक सही होगा, एक गलत होगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैग हैड इट्स हेड्स इज नोन एज इंडियन, द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैग हेड्स इज नोन एज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही है दूसरा वाला। एंड कैग वॉज इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3, ठीक है। और कैग के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये हिंदी में लिखा हुआ संवैधानिक निकाय है, और ये आता है पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, चैप्टर नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें आर्टिकल नंबर है 148, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 है, पार्ट 5 चैप्टर 4, और उसके बाद चैप्टर 5 में 148 से 151 है, जिसमें 148, 149, 150 एंड 151, 148 कैग के ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। देयर शैल बी ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये ड्यूटीज़ ऑफ कैग की बात करता है। ये किसकी बात करता है? फॉर्म्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करने होते हैं, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करने होते हैं। एंड ये जो है रिपोर्ट की बात करता है, जो रिपोर्ट ये सबमिट करता है प्रेसिडेंट को अगर सेंटर से रिलेटेड है, और गवर्नर को अगर वो स्टेट से रिलेटेड है तो। क्लियर है? ये एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी है, ठीक है, सिंगल मेंबर्ड बॉडी है, राइटिंग देख रहा हूँ। और ही एक्ट्स एज अ गाइड एंड फिलोसोफर टू विच पार्लियामेंट्री कमिटी? हाँ जी, गाइड एंड फिलोसोफर टू, हाँ, पब्लिक अकाउंट कमिटी, लोक लेखा समिति, ठीक है। करंट में कौन है? पहले कौन थे?
तो पहले कौन थे? वी नरहरि राव। और करंट में कौन है? संजय मूर्ति। ठीक है, तो कैग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO में एज अ ऑडिटर अपॉइंट किए गए हैं अभी। ठीक है, तो 3rd, 2 and 3। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो ग्रीन रेवोल्यूशन को जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे क्या पॉसिबल रिस्क एसोसिएटेड हैं? संजय मुर्मू। क्या बात है, नहीं क्या बात है आदिश, इन्होंने संजय मूर्ति और गिरीश चंद्र मुर्मू को मिला के संजय मुर्मू कर दिया। वाह बेटा वाह, सभी लोग तालियां बजाएंगे गिरीश के लिए एक बार। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पिछले अगर आप देखो 8 शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सारी। और क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन पहले टर्म किसने दिया? फादर मदर कौन है? कितने फेजेस में इम्प्लीमेंट हुआ? ठीक है, और इसके पॉजिटिव्स क्या हैं और इसके नेगेटिव्स क्या हैं? तो टर्म दिया है विलियम गॉड ने। फादर की बात करेंगे तो अगर हम देखें तो नॉर्मन बोरलॉ ने इसको सबसे पहले, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ और मेक्सिको है, यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, तो वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया नॉर्मन बोरलॉ। और इंडिया में अगर फादर की बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन ने इसको इम्प्लीमेंट किया। फेजेस की अगर बात करेंगे तो 2 फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। 2 फेजेस कौन से हैं? पहला फेज़ एंड दूसरा फेज़। तो पहला फेज़ है मिड 1960s से लेकर 70s के बीच में, और दूसरे फेज़ की अगर बात करेंगे तो मिड 1970s से 80s के बीच में। ठीक है, और पहले फेज़ में इसको लाया गया था जैसे कि आपका एफ्लुएंट स्टेट्स ऑफ पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे लाया गया था इसको। ठीक है, पहले फेज़ में। फिर दूसरे फेज़ में फोकस किया गया था सस्टेनेबल तरीके से किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन को। एक चीज़ रोकिएगा थोड़ा सा ना, एक सेकंड रुकना बस, तुम्हारा कमेंट खोल देता हूँ। फ़ोन की बैटरी जा चुकी थी एकदम। एक सेकंड रुकना। चलो ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो सस्टेनेबल तरीके से हो डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इसका एक नेगेटिव ये था कि ये सिर्फ कुछ ही जगहों तक सीमित रह गया। जो वाटर था क्या कि जैसे पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन खूब फ़ायदा मिला इसको, इसलिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया क्योंकि यहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मैकेनाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का। ठीक है, जो कि एक इसके पॉजिटिव में लिख सकते हैं हम लोग, इसका मैकेनाइजेशन हुआ। अब वो मैकेनाइजेशन जो हुआ तो बड़ी बड़ी जो आपकी मशीनें होती हैं, कितनी देर क्लास और होगी? बस 15 मिनट की और क्लास है बस। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, है ना। तो क्योंकि वो जो बड़ी बड़ी मशीन से वो खरीद सकते थे, जिनके पास पैसा है, वो पंजाब आंध्र प्रदेश में लोगों के पास था, तो वो लोग खरीद पाए और उन लोगों को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया, जहाँ पर उनसे बोला गया कि आप HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करो। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल राइस 8 IR8 वैरायटी जो फिलीपीन से इंपोर्ट करी गई थी, उसको यहाँ पर लिया गया। ठीक है, जो कि एक हाइब्रिड वैरायटी थी, तो ये पॉजिटिव था। अब इससे हुआ ये कि मैकेनाइजेशन हुआ और ऐसी जगह में इसको इम्प्लीमेंट किया गया जहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ ग्रेटर दैन द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिसकी वजह से यहाँ की सॉइल जो है, मिट्टी वो ख़राब होना स्टार्ट हो गई, एल्कलाइन हो गई। ठीक है, फर्टिलाइज़र का जो कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता गया, फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, जिसकी वजह से सॉइल हेल्थ और ख़राब होती गई। जो वाटर टेबल है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वाटर लेवल वो डिप्लीट होता गया, वो नीचे और नीचे जाता गया। तो ये सारे कुछ नेगेटिव्स हैं इसके। तो इट वुड पॉसिबली इंक्रीज द डिस्पैरिटीज़ बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर, ये भी एक इसका नेगेटिव है। दैट इज़ इसने क्या किया, स्मॉल और बिग फार्मर्स या जो बिग और मार्जिनल फार्मर होते हैं, मार्जिनल कौन होता है? जो स्मॉल से भी स्मॉल होता है, जो बहुत ही नीचे होता है, उसको मार्जिनल बोलते हैं। इनके बीच में गैप क्यों बन गया? इसके पास है मशीन का एक्सेस। ठीक है, बड़े बड़े फार्म्स हैं इसके पास, ये किससे काम करवाएगा? इन छोटों से काम करवाएगा। तो क्योंकि ये इतना बड़ा लेवल पे प्रोड्यूस करेंगे कि इनका प्रोड्यूस, अब मान लो
कि एक तरफ मैं हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ किसी से बल्क में कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, भाई मुझे 1000 किलो आलू दे दो, ठीक है, और एक जा रहा है बंदा, वो बोल रहा है कि मुझे 10 किलो आलू दे दो, तो किसको डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा? 1000 किलो वाले को, सिंपल सी बात है। तो जिसके पास ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसको एडवांटेज है। स्मॉल वाला सोचोगे छोड़ो यार अपना क्या ही करें, तो वो इनके अंडर में काम करने लगा, तो वो जो है डिस्पैरिटी बढ़ गई, ठीक है, क्लियर है। देन अगर बात करेंगे तो HIV क्रॉप वर ऑल्सो मोर प्रोन टू अटैक बाई पेस्ट अटैक इनमें प्रोन थे, एंड द फार्मर हु अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी कुड लूज एवरीथिंग इन पेस्ट अटैक। कुड लूज, ऐसा नहीं हैड लॉस, मतलब कुड का मतलब होता है ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, एनी, ठीक है, नन, नेवर, ऑलवेज, ये एक्सट्रीम होते हैं, एक्सट्रीम कीवर्ड का उल्टा होता है ये जनरलाइजिंग स्टेटमेंट, कुड, मे बी, माइट बी, ठीक है, और जनरली सही होते हैं ऐसे कीवर्ड वाले स्टेटमेंट्स, ठीक है। अच्छा ये बताओ फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? हु इज़ नोन एज फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं किसको? DS अठवाल साहब जी को, ठीक है। चलो 13th, हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर द बीरबल? डीजे वाले ट्रैक्टर दे यूज, यस डीजे वाले ट्रैक्टर यूज करते हैं, बात तो सही है। चलो, तो हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? मान सिंह थे, बीरबल थे, मुल्ला दो प्याजा या फिर टोडरमल? तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे टोडरमल, जो कि रेवेन्यू या फिर फाइनेंस मिनिस्टर थे। टोडरमल ही लाए थे जिसको हम बोलते हैं दासाला सिस्टम, दासाला या जब्ती सिस्टम इसको हम बोलते हैं, जहाँ पर क्या था, लैंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, पोलाज, चाचर, परौती, पोलाज, परौती, ठीक है, पोलाज, परौती, चाचर और बंजर। तो जो पोलाज है ये सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ लैंड है जो जिसमें एग्रीकल्चर कॉन्टिन्यूसली किया जा सकता है। परौती जिसको 1 से 2 साल के लिए फैलो छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। चाचर वो है जिसको कि 3 से 4 साल के लिए फैलो छोड़ दिया जाता है। और बंजर जिसमें एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता है। इस बेसिस पे जो है लोगों से नहीं 10 साल का आपका डेटा कैलकुलेट करके कि कैसा क्या आपका लैंड है, आप पे टैक्स लगाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं दासाला सिस्टम। इसको लाया गया था 1580 टू 82 के बीच में। ऐसे ही हमारे कुछ और भी सिस्टम थे जो अकबर लाया था, जैसे कि मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम ये कब लाया गया था? देन आप अगर बताएंगे अकबर के बारे में हम कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी इसने कब बनवाई? ठीक है, यहीं पर फतेहपुर सीकरी में इसने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया, क्यों बनवाया? इंपॉर्टेंट तो ये है कि क्यों बनवाया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे मनसबदारी सिस्टम 1571 में आया, जहाँ पर रैंक अलॉट करी जाती थी आपके जट के बेसिस पे। जट और सवार होते थे। जट का मतलब होता था आपके जो पैदल सेना है, और ये है घुड़सवार वाली सेना है। तो इसके बेसिस पे आपको रैंक अलॉट की जाती थी, जिसको मनसब बोलते थे। मनसब मतलब रैंक होता है, ठीक है। ये 10 से लेकर 10,000 तक गया ये मनसब। अकबर के टाइम पे तो 7,000 तक ही था, जहाँ पर ये जो अजीज़ कोका है और राजा जो मान सिंह है, इनको 7,000 की मनसब दे रखी थी, ठीक है। और अगर बात करेंगे फतेहपुर सीकरी, ये कब बनाई गई फतेहपुर सीकरी? तो फतेहपुर सीकरी ध्यान रखना है आपको, ये 1570 में इसको बनाया गया, 1570 में। और बुलंद दरवाज़ा की अगर बात करेंगे तो 1500 लगभग 73 में इसको बनवाया गया। क्यों बनवाया गया था? क्योंकि यहाँ पे गुजरात में विक्ट्री हुई थी, उसको कमेमोरेट करने के लिए। और फतेहपुर सीकरी को क्यों बनवाया था? ये शेख सलीम चिश्ती जी की याद में बनवाया था, क्योंकि उन्होंने ब्लेस किया था अकबर को विद द बॉय, फिर जहांगीर हो गया था इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। टोडरमल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। और बीरबल पहला था जिसने कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया जो धर्म था, नया धर्म था, जिसको किस नाम से जाना जाता, ज़रा बताइए, उसको अडॉप्ट किया था। और अकबर ने एक मकताब खाना भी खुलवा रखा था। मकताब खाना होता है ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे ट्रांसलेट होती थी चीज़ें, जैसे कि महाभारत ट्रांसलेट हुई, ठीक है। महाभारत ट्रांसलेट हुई थी रज़्मनामा के अंडर, मतलब ये जब ट्रांसलेट हुई तो उसका नाम रखा गया रज़्मनामा। और ये किसने किया? ये अब्दुल कादिर बदौनी और फैज़ी ने मिल के किया था इसको।
और रामायण को ट्रांसलेट किया था किसने? फैज़ी ने। रामायण को फैज़ी ने किया था। इसको बोलते हैं दीन इलाही, ज़िल इलाही नहीं, दीन इलाही। ज़िल इलाही है ये टाइटल जो किसने अडॉप्ट किया था, ज़रा बताइए कमेंट में। और ध्यान रखना है हमें अकबर के रिगार्डिंग कि अकबर की जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है? अकबर की बायोग्राफी का नाम अकबरनामा, जो किसने लिखी है और कितने वॉल्यूम में डिवाइडेड है ये बताओ। और यहाँ पर मैंने पूछा था आपसे क्या, हाँ, ज़िल इलाही का टाइटल लिया था बलबन ने, शैडो ऑफ गॉड, और खुद को अफरासियाब का डिसेंडेंट भी बताया था। ओके 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 ओके। अकबर की अगर अकबरनामा की अगर बात करेंगे तो इट वाज रिटन बाय अबुल फजल, जो कि एक नवरत्नों में से एक था। 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड थी ये, और इसमें से जो पहला वॉल्यूम था वो अकबर के एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों के बारे में बताता है। दूसरा इसके आई वर्ल्ड सादर चरण इस पर गुरु जी, आई एम कलर ब्लाइंड, शुड आई प्रिपेयर फॉर एसआईओ मेडिकल के टाइम पर क्या कुछ हो सकता है? मैं इसके रिगार्डिंग मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बता दूंगा कंफर्म पूरी तरह से करके। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आईबी में तो उनसे मैं पूछ के बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ सबको सिंह, चलो। तो ये बताता है अकबर के रेन के बारे में, और ये अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, और इसी को ही हम बोलते हैं क्या? ऐने अकबरी। तो ऐने अकबरी अकबरनामा का तीसरा जो वॉल्यूम है वो है, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स एंड ईच स्टेप इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस, स्क्रीनिंग, मिटिगेशन। बताओ जो एनवायरमेंटल अगर कहीं पे कुछ हो जाए तो तुम किन किन स्टेप्स में कैसे कैसे स्टेप्स लोगे, बताओ। सर आई एम गेटिंग लेस मार्क्स इन मॉक्स दीज डेज, ओके। रिविजन, तो सर मैं कानपुर से हूँ, मेरा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 को एडमिट कार्ड नहीं शो हो रहा है, शो हो सकता है? शुक्र, पता नहीं काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। सर आपका नंबर व्हाट्सएप है 8840286735, लेकिन ध्यान रखना इसमें वो मैसेज मत करना कि सर हमारी ऐप नहीं चल रही है, हमारा ये नहीं चल रहा, हमारा वो नहीं चल रहा है, ठीक है। वो सब के डाउट के लिए अलग नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज करना कि वीडियो ऐप में नहीं हो रही है, कोर्स कब आएगा, ये सब मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। चलो, तो बाकी अगर बात करेंगे यहाँ पर सबसे आखिरी में मिटिगेशन होगा। स्क्रीनिंग, यानी कि स्क्रीनिंग आप पहले करोगे ना, जानोगे कि कैसा क्या है। मिटिगेशन तो बाद में करोगे ना, यानी मिटिगेशन सबसे आखिर में आएगा। स्क्रीनिंग शुरू में आना चाहिए, स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग सबसे शुरू में आएगा और मिटिगेशन अंत में होगा। सबसे पहले तो स्क्रीन करोगे, देखोगे क्या है क्या नहीं, कैसा क्या है, ठीक है। देन उसके बाद स्कोप देखोगे, देन इम्पैक्ट एनालिसिस, देन मिटिगेशन। तो ऑप्शन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बारे में कौन सा सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। से टेम्परेरी जॉब, इज इट टेम्परेरी जॉब वाज रिटन इन दी नोटिफिकेशन? नहीं भैया, टेम्परेरी जॉब नहीं होती। मैंने वीडियो डाला भी था वो वाला, ठीक है, डार्क सीक्रेट वाला, तो उसमें मैंने बताया कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है, ठीक है, परमानेंट है ये। ग्रेट हिमालय, अब ग्रेट हिमालय है क्या? तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हिमालय का फॉर्मेशन है, ठीक है, ये हुआ कैसे। तो हिमालय का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करी, यूरेशियन प्लेट से क्या करी, कोलाइड करी। इस तरह से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट कोलाइड करी, और यहाँ पर था बीच में टेथीस सी, ठीक। और वहीं से जब ये स्ट्राइक हुई तो यहाँ पर क्या बन गया, सीरीज ऑफ माउंटेन्स बन गए। उन्हीं सीरीज ऑफ माउंटेन में से एक है ये पहला ट्रांस हिमालय, देन ग्रेट हिमालय, देन लेसर हिमालय, एंड देन शिवालिक, ठीक है। तो पहले है हमारा ट्रांस हिमालय, ये सीरीज ऑफ माउंटेन बन गए ट्रांस हिमालय। हमें इसमें क्या याद रखना है कि ये सीरीज ऑफ माउंटेन से मिलके बना है, जिसमें क्या आता है आपका काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, ये 3 माउंटेन रेंजेस से ध्यान रखना है। जिसमें कि काराकोरम माउंटेन रेंजेस में तुम्हें देखने को मिलेंगे कुछ ग्लेशियर, हिस्पर, बाल्टोरो, बायफो और सियाचिन। सियाचिन में 1984 में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत रन किया गया था, और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है। लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है फेडचेनको, जो कि ताजिकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है ये ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय। इसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, इसको हम इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं,
इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं इसको। इसकी जो एवरेज हाइट है इन 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। देन ये है हमारे मिडल हिमालय, और मिडल हिमालय को हम जानते हैं लेसर हिमालय के नाम से, ठीक है। मिडल हिमालय, लेसर हिमाचल या फिर हिमाचल के नाम से जानते हैं। अगर मिडल हिमालय के डिफरेंट जगहों में नाम की बात करेंगे, जो मिडल हिमालय है उसकी अगर कश्मीर में, अगर जम्मू एंड कश्मीर में बात करेंगे अलग नाम है, हिमाचल प्रदेश में अलग नाम है, उत्तराखंड में अलग नाम है, और नेपाल में अलग नाम है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर बात करेंगे तो इसको पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। हिमाचल में अगर बात करेंगे तो इसको हिमाचल बोल रहा हूँ, धौलाधर के नाम से जानते हैं, ठीक है। धौलाधर, वो तो हिमाचल तो इसका अनदर नेम है। उत्तराखंड में इसको नाग तिब्बा के नाम से जानते हैं, और नेपाल में इसको महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। ये इसके अलग अलग नाम है। इसकी जो एवरेज हाइट अगर बात करेंगे तो 4000 मीटर की इसकी एवरेज हाइट है। और ये बच गए आखिर में शिवालिक। शिवालिक जो हैं ये कहलाए जाते हैं आउटर हिमालय, आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं इनको। इनकी जो एवरेज हाइट है वो 1000 मीटर है, लगभग 900 से 1100 के बीच में, तो वही 1000 मान लो। ये ईस्ट साइड में एब्सेंट है, ये एब्सेंट ऑन ईस्ट, मतलब ये है ग्रेट हिमालय जा रहा है अरुणाचल तक, सिक्किम अरुणाचल तक, मिडिल भी जा रहा है, लेकिन ये नहीं जा पाते शिवालिक वहाँ तक, क्योंकि उसकी जगह वहाँ पे दुआर ले लेते हैं। दुआर क्या होते हैं? सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट होते हैं। तो शिवालिक आर एब्सेंट इन द ईस्टर्न साइड बिकॉज दुआर टेक देयर प्लेस, सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स होते हैं। और ये आपको बताना है कि लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेट जो हिमालय होते हैं इनके फोल्ड जो होते हैं सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं नेचर के। और जो कोर होता है वो ग्रेनाइट का बना होता है। बिल्कुल ही फैक्ट में सब आपको फैक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। लेसर और शिवालिक के बीच में आपका दून्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा दून है आपका कौन सा? देहरादून है। आपकी जो जो कश्मीर घाटी है, जो कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी, ये ध्यान रखना, ये ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में पड़ती है। यहीं पर तुमको देखने को मिलता है क्या? तुम्हें देखने को मिलता है करेवा। करेवा क्या होता है बताओ जल्दी से, व्हाट इज़ करेवा? व्हाट इज़ करेवा? तो करेवा होते हैं ये आपके ग्लेशियल डिपॉजिट होते हैं, ग्लेशियल, या फिर जिसको लेकिस्ट्रीन डिपॉजिट भी बोल देते हैं, लेकिस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो ज़ैफ़रॉन, जो लोकल वैरायटी की जो सैफ़रॉन होती है, केसर होती है, उसके कल्टीवेशन में बहुत हेल्प करते हैं ये, ठीक है। आ जाइए इसमें, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है आपने घबराना नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और इसका सही आंसर क्या होगा 16 का मैच करना है। पहले का क्या होगा? डी होगा, ठीक है, क्योंकि यही है हमारे दो वो एपिक्स, रामायण और महाभारत, नाम में ये लिखा हुआ है 2 और यहाँ 2 है, तो फर्स्ट का तो डी होगा। तो ये हट गया आपका। अगम अगर हम देखें तो अगम, ये हमें 12 अगम कंपाइल किए गए थे 2 जैन जो काउंसिल हुई थी गुजरात में, वहाँ पे, ठीक है। तो 2 का तो 1 होगा, दीज आर मैनुअल वर्शिप, जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं, दैट इज 2 का ए होगा, 2 का ए होगा, 2 का ए होगा। धर्मशास्त्र अगर बात करेंगे तो कौन से हैं? कोड ऑफ लॉ, ठीक है। सबकी बैटरी डाउन हुई पड़ी है, रुक जाए। ठीक है, तो बच गया सी, तो डी ए बी सी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ दर्शन की, अगर बात आई है तो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आपको पता है कितने स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं? चार्ज क्यों नहीं हो रहा भाई?
चलो, तो टोटल कितने हैं? 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं। कौन कौन से? न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांता। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये 6 जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ थॉट है इनको किसने प्रपाउंड किया था। तो न्याय कौन देता है? गौतम गंभीर। न्याय देते हैं तुरंत, अगर कोई किसी से लड़ेगा, ठीक है, गौतम गंभीर से, तो गौतम गंभीर तुरंत उसको न्याय देंगे है ना, ठीक है। वैशेषिका कन्नड़, जिन्होंने सबसे पहले एटम्स के, परमाणु के बारे में बताया था। सांख्य, शंख बजाता है कपिल, कपिल देव जी शंख बजाते हैं, शंख बजा के उद्घोषणा करते हैं। योग अगर बात करेंगे, पतंजलि, ठीक है, पतंजलि। क्या सर इसमें पता नहीं यार वो उसका तो मुझे, ठीक है। देन अगर बात करेंगे मीमांसा, तो मीमांसा किसने दिया? मीमांसा किसने दिया था? जैमिनी, ठीक है, जैमिनी। और एक आप बता दो, वेदांता किसने दिया था? जल्दी से बताओ। वेदांता, वेदांता कुछ और नहीं बल्कि जो उपनिषद होते हैं उन्हीं को वेदांत बोलते हैं, ठीक है। उपनिषद को ही वेदांत बोलते हैं क्योंकि ये वेदों के अंत में दिए हुए हैं इसलिए, ठीक है। पंडिता रामाबाई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? शी वॉज अमंगस्ट द इम्पॉर्टेंट वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स इन महाराष्ट्र। येस, शी वॉज। 1890 में इन्होंने शारदा सदन शुरू किया, होम फॉर विडोज। येस। हर बुक टाइटल अमर जीवन इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। नो 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 नो। अमर जीवन जो है, अगर आपको याद हो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, राज सुंदरी देवी ने लिखी थी, जो कि पहली क्या थी? ऑटोबायोग्राफी थी किसी भी विमेन के द्वारा। तो तीसरा वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और चौथे वाले के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको ध्यान से समझ में आ रहा है कि विधवा विवाह जो उत्तेजक मंडल है वो इन्होंने नहीं बनाया था 1865 में, वो तो बनाया था किसने? बताओ जल्दी से, किसने बनाया था? विष्णु शास्त्री पंडित जी ने बनवाया था, ठीक है। और एक MG राणा डे ने भी बनवाया था, विडो मैरिज एसोसिएशन, ठीक है, वो अलग है। ये 1865 में जो बनाया था विष्णु शास्त्री पंडित ने बनवाया था। तो तीसरा और चौथा यहाँ पर गलत हो जाएगा। पंडिता रामाबाई राय ने, ध्यान रखना है, 1882 में, 1882 में आर्य महिला समाज का भी गठन किया था। आर्य महिला जो समाज है वो भी इन्होंने ही बनाया था। 18th इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, और ये इसका जो PDF है आपको ऊपर हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, जिन लोगों को अगर PDF चाहिए तो, ठीक है। अब ये बताओ फॉरेक्स का मतलब क्या होता है? मतलब इससे आसान क्वेश्चन, मतलब जब ये क्या करना ना, कोई तुम्हारे UPSC के कॉन्टैक्ट में उससे बोला भैया दीदी ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, हो नहीं पा रहा है, देखो कितना टफ क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेक्स के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो फॉरेक्स का पहला कंपोनेंट होता है आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरा कंपोनेंट होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तीसरा होता है गोल्ड, चौथा होता है RTP रिजर्व ट्राइंग पोजीशन। फॉरेन करेंसी एसेट होता है जो भी कंट्री जब कोई एक्सपोर्ट करती है तो जो भी फॉरेन करेंसी मिलती है, US को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर, कनाडा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ का डॉलर, ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया का डॉलर, अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पीसो, कुवैत को कर रहे हैं तो दिनार, है ना, ब्राज़ील को कर रहे हैं तो रियाल। तो ये सब जो मिल के बनेगा फॉरेन करेंसी एसेट, इसको बोलते हैं पेपर गोल्ड, ठीक है, पेपर गोल्ड। ये 5 करेंसी से मिल के बनता है, जिसमें कि जापान की येन आती है, चाइना की युआन या रेनमिनबी आती है, पाउंड स्टर्लिंग आती है, US डॉलर आता है, और एक और करेंसी आती है, वो कौन सी है? वो है आपका यूरो। तो ये 5 करेंसीज से मिलके बनता है SDR, जिसको पेपर गोल्ड बोलते हैं। और ये होता है रिजर्व ट्राइंग पोजीशन, जिससे किसी कंट्री की पोजीशन इन दी IMF पता चलती है, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा रिजर्व होगा IMF में उसका उतना ज़्यादा तूती बोलेगी, ठीक है। IMF में उसके पास उतना ही बड़ा वोटिंग पावर होगा। IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो ये अलॉन्ग विथ वर्ल्ड बैंक बनाया गया था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी कब? 1944 में। तो उसके थ्रू इन दोनों को बनाया गया था, इसलिए इनको ट्विन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। और इनका जो हेड क्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया इज आर्कियोलॉजिकली रिप्रेजेंटेड बाई असेंबलेजेस दैट मेनली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर पॉटरी टाइप्स। उत्तर भारत में लौ युग को पुरातात्विक रूप से उन संग्रहों द्वारा दर्शाया गया जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। हाँ चलो भाई, तो क्या सही आंसर होगा? तो पॉटरी क्या है? पॉटरी का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था न्यूलिथिक एज से ही, जो नवपाषाण युग है वहीं से स्टार्ट हो गया था, न्यूलिथिक एज से ही, ठीक। लेकिन धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता गया। पॉटरी का यूज़ होता था भाई ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करने के लिए, क्योंकि न्यूलिथिक से ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, इसीलिए यहीं से पॉटरी स्टार्ट हुई थी। अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ऑकरे कलर्ड पॉटरी मिलती है गेरुए रंग की। कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? ऑकरे वाली। तो ऑकरे वाली हमें जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है, जो चैल्कोलिथिक एज है, ठीक है, ये किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? 2500 से लेके 1750 बीसी। आपको पता है ये इंडस वाली सिविलाइजेशन का फेज़ है, ठीक है, मेनली मैच्योर फेज़ है, ठीक है। चाल्कोलिथिक भी इसी टाइम पर लगभग था, 2000 बीसी की से लेकर लगभग 500 बीसी तक, ठीक है। चाल्कोलिथिक को हम बोलते हैं कॉपर एज, ताम्रपाषाण युग, तो इसमें था। फिर ये ओसीपी धीरे धीरे इंडस वाली सिविलाइजेशन के टाइम पे ये पीजीडब्ल्यू में कन्वर्ट होने लगा, पेंटेड ग्रे वेयर में, ठीक है। और ये पहुंचा अर्ली वैदिक एज तक। देन अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक एज जब जाते गए तो ये पीजीडब्ल्यू जो पेंटेड ग्रे वेयर है ये एनबीपीडब्ल्यू बनता गया, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। यानी कि अब हमें पता है कि आयरन का यूज़ इंडस वाली सिविलाइजेशन में तो था नहीं, आयरन का यूज़ तो स्टार्ट हुआ था लेटर वैदिक एज में, तो लेटर वैदिक एज को ही हम आयरन एज बोलते हैं। तो वहीं पर ही पेंटेड ग्रे वेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का यूज़ हुआ था, एनबीपीडब्ल्यू। ओसीपी ऑकरे कलर पॉटरी, पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर, एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, और एक होता है आपका ब्लैक एंड रेड वेयर, बीआरडब्ल्यू ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। तो ऑकरे कलर्ड पॉटरी थी इनिशियली, देन पीजीडब्ल्यू एंड बीआरडब्ल्यू बना, ठीक है, ओसीपी, देन बीआरडब्ल्यू एंड पीजीडब्ल्यू, एंड देन एनबीपीडब्ल्यू। तो एनबीपीडब्ल्यू तो कोर आयरन एज से एसोसिएटेड है, और पीजीडब्ल्यू भी थोड़ा बहुत एसोसिएटेड है, इसलिए दोनों ही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ था, पॉटरी का ध्यान रखना है, ठीक है। मालिक हिंदी में करंट अफेयर भाई मिल जाएंगे, रुक जाओ, ठीक है, मिल जाएंगे आपको, चिंता मत करो। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस को कंसिडर करना, आपको बताना इनमें से कौन से सही हैं। इंश्योरिंग सेफ एंड कॉन्टिन्यूस वाटर सप्लाई, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी। सबसे पहले तो आपको बताना है कि लोकल फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, ये आपको बताना है। लोकल गवर्नमेंट में हमारे क्या क्या आते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट की अगर फादर की बात करें तो पहली बात तो ये तीनों ही काम इसके हैं। एक सेकेंड, तीनों तो ऑप्शन में है ही नहीं, एक सेकेंड, इसमें पूछा है डिस्क्रिशनरी फंक्शन कौन से हैं। सॉरी, डिस्क्रिशनरी, यानी डिस्क्रिशनरी का मतलब उसका मन है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फंक्शन तो सारे ही हैं यहाँ पे, लेकिन डिस्क्रिशनरी अगर बात करेगा तो ये तो करना ही है, ठीक है। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी भी करना है, लेकिन लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, ये जो है ये आपका क्या है, ये डिस्क्रिशनरी, उसके मन मुताबिक है, मन है तो करेगा, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। फादर की अगर बात करेंगे तो ये बोलते हैं रिपन को, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। जब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट में आते हैं हमारी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, दैट इज़ नगर पालिका, ठीक है। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी आते हैं। पंचायत की अगर बात करें तो ये रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। एंड ये पंचायत पहले मैंडेटरी नहीं हुआ था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 73rd अमेंडमेंट से, जो कि 1992 में हुआ, जो कि 24 अप्रैल 1993 को इम्प्लीमेंट हुआ, जिस दिन हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायत का प्रोविज़न सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को ही लागू हो गया था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन तब तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिल रखा था। पंचायत इस्टेब्लिश करना आर्टिकल नंबर 40 के तहत एक डीपीएसपी है, जो कि स्टेट को वहाँ पे एक डायरेक्टिव दिया गया आर्टिकल 40 के तहत, जो कि एक गांधीयन डीपीएसपी है। म्यूनिसिपैलिटी की अगर बात करें, ये भी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस्टेब्लिश हुआ, ये भी अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, और इसमें पंचायत को जोड़ा गया 73rd अमेंडमेंट करके, किस पर्टिकुलर पार्ट में, तो पार्ट नंबर 9 में इसको ऐड किया गया, भाग नंबर 9 में। और म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका की अगर बात करेंगे तो पार्ट नंबर 9A में इसको ऐड किया गया, भाग नंबर 9 का में। इसके अगर बात करें तो शेड्यूल नंबर इसने 11 को ऐड किया, इसने शेड्यूल नंबर
12 को ऐड किया, इसने शेड्यूल 11 में 29 फंक्शनल मैटर्स को जोड़ा, इसने शेड्यूल 12 में 18 फंक्शनल मैटर्स को जोड़ा। पार्ट नंबर 9 243 से लेकर 243 ओ तक है। ये पार्ट नंबर जो 9A है 243 P से लेकर 243 ZG तक है। ये हमें ध्यान रखना है। 9B तो बता ही चुका हूँ, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, जिसको 97th अमेंडमेंट से जोड़ा गया, जो 243ZH से लेकर 243ZT तक डील करता है। ये ध्यान रखना है। बाकी म्यूनिसिपैलिटी आपकी ध्यान रखना 3 तरह की होती है। एक तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जैसे BMC वगैरह जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ पर तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलकत्ता होता है। ठीक, एक होता है म्यूनिसिपल काउंसिल जो कि छोटी सिटी या बड़े टाउन के लिए होता है, म्यूनिसिपल काउंसिल। और एक होता है नगर पंचायत। नगर पंचायत का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांजिशन एरिया जो अर्बन से रूरल के बीच में ट्रांजिशन कर रहा है, वहाँ पर नगर पंचायत बिठाई जाती है। तो 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े सिटी के लिए, म्यूनिसिपल काउंसिल छोटे सिटी के लिए, नगर पंचायत ऐसे ट्रांजिशनल एरिया के लिए। क्लियर है चीज़। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था को स्टैब्लिश किया गया था किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग कमेटी बनी थी। ठीक है, जैसे अशोक, ये आई थिंक क्वेश्चन है, सवाल आ चुका है इस पर। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर कमेटी बोला था। LM सिंघवी कमेटी ने बोला था कि भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन मिलना चाहिए पंचायत को। ठीक है, ऐसे थुंगौन कमेटी बनी थी। तो एक क्वेश्चन आ चुका है इस पर, तो वहाँ पर देखेंगे कि हम सारे PYQs को तो डील करने ही वाले हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म फाइनली। इस पर्टिकुलर लेक्चर की ये PPT का PDF टेलीग्राम पे मिलेगा परमार SSC पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके हैंड रिटन नोट्स, डिजिटल नोट्स भी आपको मिलेंगे, परमार अकेडमी ऐप पे मिल जाएंगे, या फिर आई थिंक नहीं होगा तो टेलीग्राम पे ही डलवा देंगे, वो भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगेन आपको लिटिल बॉय से क्वेश्चंस लगाते रहना है, फैट मैन से थ्योरी पढ़ते रहना है। ठीक है, थ्योरी पढ़ा, लिटिल बॉय से क्वेश्चंस लगाया। ठीक है, एंड स्पॉटिफाई पे आप सारे लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हो, सारे को नहीं लेकिन हाँ अभी जो FRB हमारी सीरीज़ है उसको आप ज़रूर एंजॉय कर सकते हो स्पॉटिफाई पे। क्लियर है। स्पॉटिफाई पे FRB के आई थिंक कितने अपलोड हो गए, मैंने तो देखा नहीं है, मैंने बोल रखा है धीरे धीरे ज्योग्राफी अपलोड हो गया होगा, पॉलिटी अपलोड हो गया होगा। कितने अपलोड हो गए अभी स्पॉटिफाई पे? और कैसा लगा आज का क्लास ये भी आपको बताना है। ठीक है, कोई अगर डाउट होता है मुझे पर्सनली आपको भेजना है तो मैंने आपको नंबर बताया ही अभी 8840286735। ठीक है, और लेकिन इस तरह के कुछ फालतू के नहीं कि मतलब सर हमारा ऐप नहीं चल रहा है, कोर्स नहीं चल रहा, उसके लिए अलग नंबर है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, नंबर नोट करना होगा। ठीक है, जहाँ पे आप क्वेरी भेज सकते हो, मतलब क्वेरी इन द सेंस कि आपका ऐप नहीं चल रहा है, वो सब टेक्निकल 9235798380। ठीक है, इस पे आप टेक्निकल वगैरह कुछ अगर भेजना है तो वो आप बता सकते हो। बहुत बढ़िया क्लास लगा। ओके ठीक है, फैटमैन बुक बाइलिंगुअल, बिल्कुल बाइलिंगुअल है। प्रिया पांचाल जी थैंक यू। निशी राहुल सीजल का 1 और प्लीज़ आएगा, सब आएगा, चिंता मत करो। कितने क्वेश्चन सही हुए? मैंने 19 क्वेश्चंस करवाए टोटल, एक मैंने स्किप करवाया था करंट अफेयर वाला। 19 में से 17 सही हुए हैं। और किसके कितने सही हुए? शुभांगी 17। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिसके जितने सही हो। ठीक है, जितने सही हो हैं। आ रहे ठीक है, तो जिसके जितने सही हो तो बताइए कमेंट में, क्योंकि मैं तो चला भाई गांव की ओर अपने बुलावा आ चुका है मेरा। मैंने 10:30 का बोला था, मुझे पता था 11 बजे तक क्लास जाएगी पक्का, लेकिन मैं बोल दिया कि मम्मी लोग की आदत होती है ना, हैं कि अभी जाएंगे, बस तैयार हो रहे, बस थोड़ा सा साड़ी नहीं पहन पाती मम्मी लोग चलो भाई, तो थैंक यू, धन्यवाद सभी को। मतलब काफ़ी देर नहीं लगाती मम्मी लोग साड़ी पहनने में, आधे घंटे तक चलता ही रहता है साड़ी वाला कार्यक्रम। चलो भाई, थैंक यू। 12 करेक्ट हुए, मिनी के, निशी के 18 हुए, ज्योति 17, आस्था 17, अरशद 18, हिमांशु शेखर 12, अमित 18, ऋतिक 13, हैप्पी जर्नी थैंक यू 16, वैभव। अलग वाला नंबर बता दिए तो दोनों तो बता दिए। ट्रैक्टर कॉलिंग आज जाके खट खट एकदम डीजे लगा के होगा आज। चलो भाई, थैंक यू फैटमैन।
ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है सर बिहार में, अवेलेबल तो है भैया, अवेलेबल तो है। चलो भाई ठीक है ना। ये भाई पॉलिसी बाज़ार से पॉलिसी क्या ले ली, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है इन लोगों ने, मतलब जब देखो फ़ोन, जब देखो फ़ोन। चलो भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप ये बता देना मुझे कमेंट में सभी लोग कि हम ऐसे लेक्चर को वीकली बेसिस पे कंटिन्यू रखें या फिर सीजल का एग्ज़ाम हो जाने दें फिर दबा के रिलाई कर दें लास्ट का जो 1 महीना बाकी रहेगा सीजल के बाद, वो आप बता देना मुझे कमेंट में, ठीक है, कि ये इसको हम कंटिन्यू रखें अभी या ना रखें, सीजल हो जाने के बाद करें इसको, ठीक है। चलो भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।